अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो मखदूश से मखदूश तर होती जा रही है और ऐसे में एक अहम जो सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, अमन कमेटी बनाई गई है असम्बली की, उसका एक इजलास भी हुआ बड़ा अहम। इससे पहले सुहेल आफरीदी साहब ने कुछ गुफ्तगू भी की और उन्होंने भी जो अपनी डिमांड्स और कुछ बातें सामने रखी हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम चीज़ों से मुतालिक आपको आगाह करेंगे और फिर उसके साथ साथ आज मरीम नवाज साहिबा ने भी एक मीटिंग रखी थी जी। और ये मीटिंग थी मुख्तलिफ अहले सुन्नत के मकातब फ़िक्र के मुख्तलिफ उलमाए कराम और आइमा कराम के साथ। और इसका मकसद क्या था, इसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू की, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि काजी साहब के साथ क्या वाक़या पेश आया, इसके ऊपर बड़ी एक खबर सर्कुलेट हो रही है। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि आज पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। ईमान मज़ारी साहब के जो शौहर हैं उनको भी गिरफ्तार आज किया गया, ये भी एक खबर अदालत से जुड़ी हुई आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं केपी के अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर जो बदअमनी है उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। एक तो आज कुर्रम के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जो वहाँ पे दहशत गर्द मौजूद हैं उनके साथ जो इनकी आपस में झड़प हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक 7 खवारिज जो हैं उनको हलाक कर दिया गया है। और इस वाक़े के दौरान जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उनका भी जानी नुकसान हुआ है। और एक कैप्टन नुमान समेत 6 अफराद जो हैं वो 6 सिपाही जो हैं हमारे वो शहीद हो गए, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। अच्छा, अब ये फिर अगेन वही एक मामला है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर हर कोई इस बात पर यही बात कर रहा होता है कि हमारे भी जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और मुसलसल एक जानों का नजराना दे रहे हैं। तो इस मामले को जाके आखिर कहाँ ख़त्म होना है, इसके ऊपर क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ के लोग हैं इन इलाकों में वो ख़ुद किसी ऑपरेशन को सपोर्ट करने के हक़ में नहीं हैं और वो अपनी उसकी वैलिड वजूहात भी रखते हैं। वो कहते हैं कि जी इन तमाम चीज़ों में, ऑपरेशंस में एक तो उन्हें बेघर होना पड़ता है, फिर उनके घर टूटते फूटते हैं, तबाह बर्बाद होते हैं, उनके कारोबार ख़राब होते हैं और सबसे बढ़कर ये कि जानी नुकसान भी हो जाता है। और आज इस हवाले से बात करते हुए सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें तो उसमें जो कोलैटरल डैमेज है उसके हवाले से जो डेफिनीशन है उसके मुताबिक ये है कि अगर आप कोई 100 दहशतगर्द मारते हैं तो उसके साथ अगर कोई 2 आम शहरी बेगुनाह लोग शहीद होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, तो फिर भी लोग कहते हैं कि ये जी कोलेटरल डैमेज हो गया, यानी कि आपने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और उसके नतीजे में कुछ ऐसा भी नाखुशगवार मामला भी साथ हुआ। उसको भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको कोलेटरल डैमेज की डेफिनेशन में रखा जाता है। लेकिन सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जो पाकिस्तान में और तीरा में कार्रवाई हुई है उसमें अगर आप देखें तो आपके 21 लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, वो आम शहरी होते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि जनाब दहशतगर्द कितने मारे गए, तो कोई दहशतगर्द उनमें साबित नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा क्लेम है सुहेल आफरीदी का और उनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो लोग इसमें शहीद होते हैं उनमें दहशतगर्द बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर जो है मकामी अफराद शहीद हो जाते हैं। आज भी इसी किस्म का एक वाक़या वैसे तीरा में पेश आया है जिसमें एक खातून शहीद हो गई हैं और एक बच्ची जो है वो ज़ख्मी थी और उसकी फुटेज भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। तो यही वो वाक़यात हैं कि जिसके ख़िलाफ़ केपी हुकूमत भी वहाँ के लोग भी बिल्कुल इस ऑपरेशन के हक़ में नहीं होते और उनका ये कहना है कि ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्द फायरिंग करें या कोई ब्लास्ट करें तो तब भी आम लोगों का जानी नुकसान होता है और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाइयाँ होती हैं तो उसकी जद में भी अक्सर आम शहरी आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो मामला है ये बढ़ता चला जा रहा है। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि इवन आम शहरी भी शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी जवान शहीद हो रहे हैं, तो वो भी तो हमारे अपने ही लोग हैं। तो कोई इस तरह का रास्ता निकालना चाहिए कि जिसमें हमारे जवानों की इस तरह शहादत ना हो। तो वो भी बेसिकली देखा जाए तो पाक फ़ौज से एक हमदर्दी और उसके भलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचते हैं। उनका रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो पाक फ़ौज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो जवान हैं पाक फ़ौज में हैं
उनकी भी शहादतें ना हो, पुलिस वालों की भी शहादतें ना हो, आम लोगों की भी शहादतें ना हो। अच्छा, अब इसका तासुर ये बनाया जाता है कि पता नहीं पीटीआई ये कह रही है कि जी दहशतगर्दों को जनाब मेज़ पे साथ बिठा लो, उनके साथ बातचीत शुरू कर दो। तो पीटीआई इसके ऊपर ये नहीं कहती। पीटीआई ये कह रही है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो अमायदीन हैं, उनको साथ मिलाकर, उनके साथ बिठाकर एक आप स्ट्रेटजी बनाएं और उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी है, इलाका अमायदीन भी हैं, अफ़गान हुकूमत भी है और इसके साथ साथ जो आपके सिक्योरिटी के इदारे वो भी, तो आप उसके ऊपर जो है वो एक स्ट्रैटेजी बनाएं। फिर जो लोग फिर भी इन तमाम जरगों की सूरत में जो फैसले किए जाएं उनके ऊपर कान ना धरें, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और जो उसके नतीजे में खुद ही इलाका छोड़ दें या सरेंडर कर दें तो उनके हवाले से फैसला किया जा सकता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप बगैर किसी स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए बस अंधाधुंध सिर्फ लड़ाई पर यकीन रखेंगे तो फिर मामला सुलझने के बजाय उलझता जाता है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है और इसी वजह से जो सुहेल आफरीदी साहब उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम ऑपरेशन की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो अभी सिर्फ कोलेटरल डैमेज की बात करें। इसी पर फिर उन्होंने ये बात की कि हम कानून साजी करेंगे और इसके तहत हम ये यकीनी बनाएंगे कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी कार्रवाई के नतीजे में कोई कोलेटरल डैमेज हो रहा है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सके, कानूनी तौर पर उसका भी एहतसाब हो सके। अब ये बात यकीनी तौर पर बड़ी नागवार गुजरी होगी वैसे और उसके साथ उसका एक इजहार जो है वो पता चल जाता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट के टाउट सहाफ़ी आके कुछ तर्जुमानी कर रहे होते हैं तो पता चल जाता है कि क्या इस रिएक्शन आ रहा है इसका। और ये हमने फिर देखा भी कि उसके ऊपर जो है इस तरह की रिएक्शंस आए कि जी ये तो दुश्मनों की ज़बान बोल रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अगर उन्होंने अपना लबो लहजा दुरुस्त ना किया तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, अगर उन्होंने लबो लहजा दुरुस्त किया तो फिर उनके लिए कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। मतलब है कि अब तो सीधा सीधा सब आके ये बात कहते हैं कि जी डंडा हमारे हाथ में है तो बात हमारी चलेगी, माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो फिर जो है वो डंडे खाओगे, बस सीधी बात है। इसके अलावा कोई सही, कोई गलत, कोई आइन, कोई कानून, कोई अखलाकियात, कोई रवायात, किसी हवाले से कोई चीज़ जो है वह मलहूज़ खातिर नहीं रखी जाती। अब बस यही एक असूल है कि डंडे का उसूल है। तो बहरहाल अब इस सारी सूरत हाल के बाद जो पीटीआई की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था जो कि अच्छा इनिशिएटिव था कि एक अमन कमेटी बनाई गई थी सूबे की पार्लिमानी सियासी जमातों को साथ मिलाकर। इस अमन कमेटी का इजलास भी आज हुआ। उसमें ये तय पाया कि एक मुत्तफ़िका लाहेअमल तैयार किया जाएगा। जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इस कमेटी के बाद ये सब जो बैठे हुए थे, आप देखें अगर तो वो मंज़र कितना अच्छा है कि जो अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर इबाद, वो भी साइमल्टेनियसली बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं। स्पीकर बाबर सलीम बैठे हुए हैं, वज़ीर आला बैठे हुए हैं। यानी आपको नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि जी हुकूमत चूँकि हमारे पास है लिहाजा हमें किसी से पूछने बताने की ज़रूरत नहीं, हमारा तो जो दिल करेगा हम करेंगे, बल्कि वो समझते हैं कि चूँकि ये अवाम के लिए फ़लाह का मामला है, चूँकि ये अमन अमान से जुड़ा मामला है और बेसिक नौइयत का है, तो इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे अपोजिशन की 4 सीटें हों चाहे 5 सीटें हों, लेकिन उनको हमें साथ बिठाना है, उनकी भी हमने राय लेनी ज़रूर है। तो इस तरीके से वो जो है उनको साथ लेकर अपने चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये दूसरे सूबों में देख भी नहीं सकते कि कहीं पर अपोजिशन को इस तरीके से एतमाद में लिया जा रहा हो, उनको किसी तरह भी किसी फैसला साजी में कोई अहमियत दी जा रही हो। हालांकि ये वो अपोजिशन है, यानी जो यहाँ पे केपी की हुकूमत है, वो जो दूसरी जगहों पे अपोजिशन है वो ऑलरेडी बेचारी इतनी सप्रेस्ड है, दीवार के साथ लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे ओपिनियन लेने का तकल्लुफ़ तक नहीं किया जाता। पर अब इस पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि जी अपोजिशन तो छोड़िए, यहाँ तो ऐसा लग रहा है हुकूमत से भी कोई तकल्लुफ़ नहीं करता ओपिनियन लेने का। बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, ना रियासत का कोई नुमाइंदा आके बताता है कि हाँ भाई हम ये करने जा रहे हैं। हमें बैनुल-अक़वामी अखबारात और जरीदों से पता चलता है कि जी अब हमारे मुल्क का ये फ़ैसला हो रहा है, अब हमारे मुल्क का वो फ़ैसला हो रहा है। तो ये तो हालात है। तो यहाँ पे हुकूमत को नहीं पता तो अपोजिशन को इन्होंने क्या लेना है। तो बहरहाल केपी में आपको ये फिर भी जमहूरियत का एक एलिमेंट नज़र आता है कि कम अज़ कम वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते हैं, उनसे राय लेते हैं और उनको अहमियत देते हैं। और इवन मैं देख रही थी कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी हमायत मांगी गई। आज मौलाना फजल रहमान साहब से कल फिर असद कैसर साहब ने मुलाकात की है और अपोजिशन लीडर की तकरूरी के हवाले से भी उनसे हिमायत मांगी। अब कई दफ़ा मौलाना जो है वो पीटीआई से मिलते हैं और कई दफ़ा वो उनको इनकार भी कर देते हैं, उनके साथ नहीं हाथ मिलाते। फिर भी वो हर ऐसे मौके पे जाते हैं क्योंकि ये अपोजिशन की रिवायात रही हैं, ये जमहूरियत की रिवायात रही हैं कि भाई ठीक है आपकी एक इलेक्शन होने जा रहा है एक सीट के ऊपर भी, तो आप लेते हैं, अपना वोट मांगने का हक सबको होता है।
लेकिन ये चीज़ें अब टोटली आपको नापैद नज़र आती हैं। पंजाब में तो ऐसा लगता है कोई कर्फ्यू लगा हुआ है ना, कि मतलब ऑपोजिशन का तो वजूद ही ख़त्म करने पे तुली बैठी हैं मैडम। आज तो आप उनकी गुफ्तगू सुने कि किस तरह ये खातून जो है ये नफ़रत और जहर से भरी हुई खातून है। और आज बेसिकली इनका वो उलमाए कराम के साथ एक इंटरेक्शन था, और उसमें बेसिकली वजह क्या है इस तरह के इंटरेक्शंस की, ये वजीफ़े बांटने की, ये अच्छा अच्छा अपना बड़ा फ़यूज़ बरक़ात वाला और बड़ा कोई दीनी मजहबी अपना पहलू दिखाने का मकसद क्या है, वो ये है कि जो टीएलपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है उसके अगेंस्ट रिएक्शन को जो है अब मैनेज करने की कोशिश है। वन लाइनर सिर्फ ये बात है। ये जो अभी इन्होंने मसाजिद के आइमा कराम के लिए पैसे वजीफ़ा रखा है, पहले 10,000 अनाउंस किया था, पता चला है आज की मीटिंग में कि जी 25,000 कर दिया गया है। तो जनाब आज की बड़ी वो रूहानी कैफियत में मुब्तला मोहतरमा जो हैं वो बड़ा बता रही थी कि वो कितनी बड़ी जो है वो दीन के एक दीनी घराने में पैदा हुई, उनकी परवरिश हुई, और वो फूल की पत्तियां फेंकती थी मिलादुन्नबी ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के ऊपर। तो वो बड़ा अपना जो है वो नूरानी सा एक बाबरकत सा महफिल का तासुर देना चाह रही थी। तो बुनियादी तौर पर ये सब क्या है, इससे पहले आपने क्यों ये नहीं किया? क्योंकि वजह यही है कि इन्हें इस बात का खदशा था कि जी टीएलपी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर जो बाकी उलमाए कराम हैं या दीनी जमातें हैं उनकी तरफ से रिएक्शन आ सकता है, अवाम का रिएक्शन आ सकता है। तो जनाब उसको अब सेटल करने के लिए ये तरीका है कि उनको अब आप एक तो ज़ाहिर है वज़ाइफ वगैरह भी दें, फिर उनको ऑन बोर्ड भी करें, और फिर उन बेचारों की इतनी ज़रूरत भी नहीं। जब आप एक के साथ इस तरह कुल्हाड़ा चलाते हैं तो फिर दूसरे लोग देख के समझ जाते हैं कि भाई अगर हम इनकी हिमायत में जाएंगे तो हमारे खिलाफ भी ये डंडा चलना शुरू हो जाएगा। तो वो तो वैसे ही कहते हैं कि चलो अच्छा है, डंडा चलवाने से बेहतर है कि हम कोई जो ले दे के मामला हो जाए, इसी बहाने हमें कुछ मिल भी जाएगा। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ जो दरबारी किस्म के मुल्ला हजरात हैं उनके लिए तो ये आइडियल सिचुएशन होती है कि जहाँ उन्हें कुछ बारगेनिंग का जो है वो पता चल जाए और कुछ उनका दाव लग जाए, तो वो तो इस पे खुशी खुशी जाते हैं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हमेशा अपने आप को समझते हैं कि जी उन्होंने वो क्या चेयरमैन रुयत हिलाल की बेटी रहना था और उनको क्यों हटा दिया गया पीटीआई के दौर में, तो बस वो उस बात को कभी ज़िंदगी से अब भूल नहीं सकते। बहरहाल वो बात हो या कोई और बात हो, और दीगर बहुत से उलमाए कराम आपको बहुत से ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र आ जाएंगे जो कि आपको हमेशा दरबारी से मुल्ला नज़र आएंगे, जो आपको सरकार की हिमायत और हमदो सना करते नज़र आएंगे। तो ये ऐसे लोग हमेशा हर दौर में मौजूद रहे हैं। तो ये उसी तरह की एक कार्रवाई थी, और उसमें मोहतरमा ने ये बताया कि जनाब टीएलपी जो है वो क्या क्या गुल खिला रही थी। ये बात तो दुरुस्त है कि टीएलपी की जो एक सियासत रही है उसमें उन्होंने बहुत इस तरह नाजायज़ काम किए हैं, लोगों को तंग भी किया है, ये जो अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये सब हमने देखा है, इनके पुरतशद्दुद मुजाहरे भी होते रहे हैं। लेकिन जिस वक्त जो कार्रवाई इनके खिलाफ अब हुई है वो उस वक्त वो क्या कर रहे थे और उसके पीछे मोटिव क्या था, बहरहाल ये उसके साथ मामला जो है वो तारमेल खाता नज़र नहीं आ रहा होता। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अब जो भी कार्रवाई हुई थी उसको जस्टिफाई करने का जो तरीक़ाकार है वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ना किसी ने यहाँ पे जो उलमाए कराम बैठे हुए थे बड़े अपनी तरफ से रागिब नईमी साहब और पता नहीं कौन कौन से हैं, मैं तो इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए मैं किसी को तवज्जो ही नहीं देती कि ये क्या वो कर रहे हैं। बस एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू चूँकि जानना होता है तो फिर आपको पता तो रखना पड़ता है। तो ये इन लोगों का ये हालात है कि इन्होंने किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई वो इतने लोग थे वो किधर गए, वो ज़ख्मी किधर हैं, वो बंदे दोनों किधर हैं जो सरबराह थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई, मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए, कैसे है, क्या मतलब आप कुछ कोई आपको वो जाके हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठे हुए थे, और वो जनाब उनमें बेसिकली उनको ठंडा किया जा रहा था कि भाई आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं करना, एक को पकड़ के रगड़ दिया हमने, अब आप लोग जो है सुकून से बैठें। तो वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वेरी गुड, हम तो पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। तो ये इस वक्त जो थी वो है। अच्छा चले, जो टीएलपी के हवाले से कार्रवाई थी वो तो आप ले रहे हैं एतमाद में मौलवियों को, ठीक है, लेकिन उसमें भी मरियम नवाज साहिबा जो है वो जो पीटीआई का बोझ है उसको निकालना नहीं भूली, और उसमें उन्होंने फिर झूठ के जो अंबार लगाए
मतलब वो सुनने से ताल्लुक़ रखते थे। मोहतरमा फरमा रही थी कि देखिए हमारे ऊपर भी बड़े मुश्किल वक्त आए, हमने कभी हथियार नहीं उठाए, ये वो। तो भाई आपने जो जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए थे वो क्या था, जब आपने नैब ऑफिस पे हमला किया था वो क्या था। वो ठीक है कि नैब ऑफिस वालों ने आपको बरी करवा दिया केस से, लेकिन वो तो सारी दुनिया ने मनाजिर देखे थे जो पथराव हुआ था और जिस तरीके से हुआ था। तो दूसरी बात फिर कहने लगी कि भाई और वैसे भी आपको हथियार उठाने की क्या ज़रूरत है, आपके पास तो ब्लैकमेलिंग के लिए हर वक्त वीडियोस मौजूद होती थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड आपने कहा हुआ है, तो फिर आपको हथियार उठाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। आप लोगों ने उन्हीं वीडियोस को जो है वो हथियार बनाया हुआ था, ब्लैकमेल करके आप लोगों ने अपने मामलात भी सेटल किए। अच्छा, उसके बाद फिर मोहतरमा फरमाती हैं कि जी पीटीआई ने जब हथियार उठाए तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वरना उससे पहले तो उन्होंने बड़े जल्द से जुलूस भी किए तो कुछ नहीं हुआ। ये भी सरासर झूठ था। जो 25 मई का लॉन्ग मार्च था, आपको याद होगा 2022 का, उस वक्त तो 9 मई नहीं हुआ था। तो उस वक्त जो 25 मई का लॉन्ग मार्च था उसको क्यों कर फिर रोका गया था, उसमें क्यों कर तशद्दुद किया गया था, वहाँ पे क्यों कर पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी और एक आध कारकुन भी उनका शहीद हुआ था, तो वो सब क्यों हुआ था। उस वक्त तो उन्होंने 9 मई नहीं किया हुआ था बकौल, अगर आपकी बात हम मान भी लें कि भाई 9 मई की वजह से इनके ऊपर शुरू हुआ है। और फिर उसके बाद मुताद्दिद ऐसे वाक़यात हैं। इवन 26 नवंबर एक बहुत बड़ा वाक़या है कि जिसके अंदर जो आपके इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं वो भी ऑन रिपोर्ट कह रहे थे कि इनके पास कोई असलहा नहीं था और ये बिल्कुल पुरअमन थे। यहाँ मकामी सहाफ़ियों ने भी जो रिपोर्ट किया उनके मुताबिक वो बिल्कुल पुरअमन थे, लेकिन उसके बावजूद जो रियासत ने उनके खिलाफ कार्रवाई वो सब कुछ अया है। तो झूठ पक्का मुंह बना के बोलने से सच नहीं हो जाता। मेरे ख्याल से तो अगर झूठ बोलने के ऊपर कोई अलग सा सब्जेक्ट हो ना कि भाई झूठ बोलने का फ़न, तो द आर्ट ऑफ लाइंग, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर जो मरियम नवाज साहिबा ना उसके ऊपर तहकीकी मकाले लिखने चाहिए कि किस तरीके से आपको झूठ बोलना चाहिए। मतलब वहाँ से आप फिर शुरू हो जाएं कि मेरी लंदन तो क्या और पाकिस्तान तो क्या, लंदन में भी कोई जायदाद नहीं है, और फिर उसके बाद चल सो चल। और आज ये भी फरमा रही थी कि ये जो कुर्सी है ये मुझे अल्लाह ने दी है। तो बस इसके ऊपर तो मैं बस अस्तगफिरुल्लाह ही कह सकती हूँ कि सारी दुनिया को पता है कि ये कुर्सी आपको कैसे मिली हुई है। इलेक्शन तो आप हारी हुई हैं और मैंडेट आपके पास है नहीं था, और इसके बावजूद आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया एक डील के तहत, और ऊपर से आके आप ऐसे मामलात में जो अल्लाह ताला को तो ना कम से कम शामिल करें, उसको तो ना गवाह बनाएं, उसके ऊपर तो ना उसका नाम लेके तो झूठ ना बोलें कम से कम लोगों से। तो मतलब है कि इतने वो दाढ़ियों वाले मौलवी बैठे हुए थे पास और मुंह भर भर के झूठ बोल रही थी ना, वो रोक सकते थे कि कोई उन्हें कह देता कि बीबी बस ठीक है हम मजबूर हैं तुम्हारी बात सुन लेते हैं, लेकिन कम से कम इतना झूठ तो ना बोलो। और मैंने भी इतना कुछ बोल दिया है, तो मैं सोच रही थी कि ये शायद आखिरी बारी मैं भी ये बोल रही होंगी उनके बारे में, इनके जो माशाल्लाह मामलात हैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि आगे मलिका आलिया साहिबा सोच ये रही हैं कि जनाब NCCIA जो है पीका के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ करने वाला इन्होंने एक इदारा बनाया था, जिसके माशाल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह इनके जो अपने अफसरान हैं 9 अफसरान जो हैं उनके ऊपर FIRें कटी हुई हैं, तो वो जो बनाया था उससे मोहतरमा मुतमईन नहीं है। हालांकि उसके तहत कई इनके जो आम लोग हैं बेचारे शहरी जो हैं उनको बिला वजह इन्होंने पकड़ा, उनके ऊपर मुकदमात बनाए, सहाफ़ियों को भी रगड़ा लगाया, सारा कुछ किया। तो अब मोहतरमा जो है वो अपना एक और सोच रही हैं कि इदारा होना चाहिए पंजाब की हद तक, ठीक है जी, और उसमें जनाब ये सोच रही हैं कि जी कोई खुदा ना खास्ता शान में गुस्ताखी करके तो देखे, फिर देखिए आपके उनको कैसे पकड़ा जाता है। तो ये डॉन अखबार में छपा है, और अब अंदाज़ा लगाइए कि भाई क्या पंजाब कोई पाकिस्तान से अलग मुल्क बन गया खुदा ना खास्ता, कि जी NCCIA जब पूरे मुल्क के लिए काम कर रहा है तो पंजाब का उसके लिए एक अलग इदारा उस टाइप का बनाने का फिर मकसद क्या है। और उसका मकसद तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जैसे आपका अभी तक तसल्ला नहीं हो रहा कि हाँ भाई जो मेरे खिलाफ कोई बात करता है तो वो करता कैसे है। तो ये इस तरह की तो इनकी अथॉरिटेरियन किस्म की सोच है कि कोई मुखालफत कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं करती। और आज इजलास में फरमा रही थी कि मैं तो ये समझती हूँ कि कोई मुखालिफ भी है मेरी खातून हो कोई हो तो किसी के साथ ज्यादती ना हो और इस तरह। अब आप देखिए कि इस तरह की बातों के ऊपर बंदे का क्या दिल कर रहा होता है कहने का कि यानी कि इतना ब्लाटेंट झूठ जो है वो कैसे कोई बोल सकता है। इंसान ना हैरान हो जाता है, अक्ल दंग रह जाती है वैसे, लेकिन भाई लोग कर लेते हैं, पता चलता है। आज अदालत से भी 2 खबरें। एक तो जी गुजरात से एक अच्छी खबर थी, 9 मई के केसेस में तमाम मुल्ज़िमान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया है। 30 वर्कर्स थे ये PTI के और एक इनके साबिक रुकने असम्बली थे सलीम साहब।
इन सबको अदम सबूत की बिना पर जो है वो बरी कर दिया गया है। मैं ये सोच रही थी कि ये कौन सा ऐसा ज़बरदस्त जज यहाँ पे बैठा हुआ है जिसने ये जुर्रत की है कि इन लोगों को 9 मई के केस में बरी कर दिया है, वरना तो मतलब है कि आप देख ही रहे हैं जो 10-10 साल की सज़ाओं का बाटा रेट चल रहा है। तो ये बहरहाल एक अच्छा इनको जी पीटीआई वालों को रिलीफ मिल गया। दूसरी खबर जो आज अफसोसनाक आई थी अदालत से, वो हादी चट्ठा की गिरफ्तारी की थी। हादी चट्ठा जो है जी, ये आपको पता है कि ईमान मज़ारी साहिबा के शौहर हैं, और ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो इंसानी हुकूक के हवाले से कितने केसेस जो हैं वो लड़ते हैं, वो सारा इनका एक एक्टिविज़म जो है आपको पता ही है। तो ये जो ईमान मज़ारी साहिबा हैं, सरफराज डोगर साहब ने जो इनको धमकी अमेज़ लहजे में बात की कोर्ट रूम के अंदर, इन्होंने उसके खिलाफ चार्ज बना दिया और उनको जो है वो जाहिर है कि उसके खिलाफ कार्रवाई का कहा ईमान ने। तो उसके बाद इनके खिलाफ जो है वो सिलसिला शुरू हो गया कि अब इनको दबाया जाए किसी तरह, और फिर दोनों मियाँ बीवी के ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो कोई करने के ऊपर जनाब मुकदमात बना दिए गए, और उसके बाद फिर इनके वारंट जारी हुए, उन्होंने जमानतें भी ली, सब कुछ हुआ। आज इसी एक केस के सिलसिले में जो ये इनके शौहर हैं हादी चट्ठा साहब, वो अदालत के अंदर मौजूद थे, उनकी वीडियो मौजूद है कि वो वहाँ पेश हुए हैं, और उसके बावजूद भी अदालत अफजल मजूका साहब ने जो है उनके वारंट जारी कर दिए और उनको वहीं कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनको ले जाया गया। आप अंदाज़ा लगाइए इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ का क्या मजाक बना दिया गया है। वारंट गिरफ्तारी क्यों होते हैं कि भाई कोई बंदा पेश नहीं हो रहा, उसको पेश करना है तो जनाब उसके लिए वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, और एक बंदा अदालत में सरेंडर किया हुआ है, वहाँ पेश हुआ हुआ है, उसके बावजूद जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इससे से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन के अलावा और क्या है। बहरहाल मुख्तलिफ बार की जो तंजीमें हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कंडेम किया है। आज मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब ने एक ख़बर जो है वो शेयर की है, और उन्होंने कहा है कि जी काजी साहब के साथ बड़ी लड़ाई छड़ाई हुई है कोई मुसद्दिक मलिक साहब की स्पेन की एम्बेसी में, और वहाँ पर मामला कुछ यूँ हुआ कि कोई ख़ातून हैं किसी ओहदे पर थीं और उनको हटाए जाने का जो था वो मामला था, उसके ऊपर काजी साहब जो थे वो मुसद्दिक मलिक साहब से बरहम हो रहे थे। तो उन्होंने उनसे यूँ करके कहा कि भाई क्या आप अपनी वजारत खुद चला रहे हैं या कोई और चला रहा है। तो फिर मुसद्दिक मलिक साहब भी बरहम हुए और उन्होंने भी उन्हें कह दिया कि भाई मेरी वजारत फिर वही चला रहे हैं जो आपको भी चला रहे थे। सुना वहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्मी हुई और मुसद्दिक मलिक साहब ने खरी खरी सुना दी काजी फायज ईसा साहब को, तो वहाँ पे खूब जलील हुए काजी साहब। तो भाई काजी साहब आपके मुकद्दर में तो आप जलील होना ही है, आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो आपके नाम पर लोग आपको जलील ही कर रहे होंगे, लानतें ही भेज रहे होंगे जो आपने किरदार अदा किया लोगों के खिलाफ जुल्म के हक में, और जिस तरीके से सहूलतकारी की और जो आपने अदलिया को दफन करने का किरदार अदा किया, तो जलालत तो आपका मुकद्दर, ये तो कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं अभी आपके साथ। ये तो आप उन्हीं के हाथों जलील हुए हैं जिनके लिए आप सारा काम करते फिर रहे थे। तो अभी तो आपने बहुत कुछ इंशाल्लाह देखना है और हमने भी देखना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।